मरतबा फिर आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ GNN पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। GB 9 सकरदू 3 से PTI के फिदा मोहम्मद 137 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार सलीम आज़ाद के 126 वोट्स हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार ने 29 वोट्स हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वहाँ पर यह कहना है कि वोटिंग का वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत से अभी भी ऐसे वोटर हैं जो अपना अभी तक वोट कास्ट नहीं कर सके थे और 5 बजते ही पोलिंग स्टेशंस के गेट्स बंद कर दिए गए। कई इलाकों में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लाइन अभी भी मौजूद है। कई शहरी हक राय दही से महरूम रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। गिलगित से हमारे नुमाइंदे इकराम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सकरदू से इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ होंगे। इकराम राजा, सबसे पहले आप ये बताइएगा, आज तमाम रोज़ जो वोटिंग का अमल है वो बगैर किसी रुकावट के जारी रहा, उसके बावजूद अभी ऐसे वोटर्स हैं जो वोट नहीं कर सके अपना कास्ट। क्या वजह रही और टाइम बढ़ाया भी जा सकता है क्या? जी, सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से एक रोज़ पहले भी ये कहा गया था कि जो पोलिंग का वक्त है इसमें किसी किस्म का मज़ीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि हमारा इलाका जो है इसमें दिन के औकात में ही ज़्यादातर सरगर्मियाँ होती हैं, रात के औकात में किसी किस्म की एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उनकी जानिब से ये भी लॉजिक रखा गया कि यहाँ के जो कल्चर है उसमें लोग सुबह के औकात में अपने तमाम तर काम काज निपटाते हैं, शाम को बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन आज जो हमने देखा यहाँ पे लोग शाम के औकात में भी यहाँ पे वोटिंग के लिए मौजूद थे और एक बड़ी तादाद थी लोगों की। जो गिलगित सिटी की अगर हम बात करें, 134 पोलिंग स्टेशन है, 2 हल्के हैं। तीसरा जो हल्का है उसमें जो पोलिंग है वो 22 तारीख को होनी है। तो दो हल्कों की जो पोलिंग हुई है उसमें सुबह से ही गहमा गहमी थी। हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे जो यूथ थे उनमें उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जब एट द एंड टाइम आया 4, साढ़े 4, 5 बजे का, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और GNN से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम किसी भी किस्म का वक्त नहीं बढ़ाएंगे। उनसे ये भी हमने पूछा कि क्या जो बर्फानी इलाके हैं, चूँकि आज यहाँ पे गिलगित के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस वक्त बहुत मौसम ख़राब है और ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो इस सवाल के ऊपर भी उनका ये कहना था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बरकरार रखा जाएगा और तमाम इलाकों के लिए एक ही ज़ाब्ता रखा गया है। जी ठीक है। इकरामुल्लाह जोइया, आप ये बताइएगा कि अब वोटिंग का वक्त तो सकरदू में भी नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जो वोटर्स अपना हक राय दही नहीं इस्तेमाल कर सके उनसे आपकी बात हुई है, उनके क्या जज्बात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं सकरदू की बात करूं तो सकरदू के हल्का नंबर 2 में मौजूद हूं। यहाँ पर तमाम वोटर्स ने हक राय जो है वो अपना इस्तेमाल कर लिया। वोट कास्ट हो चुका है। 4 बजे तक जो है हमें लोगों की ज़्यादा तादाद जो है वो नज़र आ रही थी। 4 के बाद जो है वो तादाद बहुत कम हो गई। उसके बाद जो है 5 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यहाँ पर ऐलान आके किया है कि अब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने जाता है। अगर कोई आप में से रहता है वोट कास्ट करने के लिए तो वो अंदर आ सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई भी वोटर मौजूद नहीं था इस पोलिंग स्टेशन में कि जो अंदर आता और आके अपना वोट कास्ट करता। यहाँ पर जितने भी वोटर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। हल्का नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी वोटर्स थे उन्होंने सुबह के औकात में ज़्यादा रश हमें देखने में नज़र आया। उसके बाद जूं दिन ढलता गया वोटर्स की तादाद कम हमें होती हुई नज़र आई। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में ऐसे वोटर्स मौजूद हैं जो पोलिंग स्टेशन के मुल्हिका इलाकों में के रिहायशी हैं, उनके घर नज़दीक है पोलिंग स्टेशन से, वही यहाँ पर मौजूद हैं और रिजल्ट सुनने के लिए बेताब हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस वक्त ऐलान कर दिया कि पोलिंग का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर काउंटिंग का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद जो है अनाउंस किया जाएगा जो भी उम्मीदवार यहाँ से इस हल्के से इस जो पोलिंग स्टेशन से जीतेगा उसका नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। ये तमाम वोटर्स जो हैं ये इस इंतज़ार में हैं कि अब वो वक्त आने वाला है जब उनके मुंतखब करने जिनको इन्होंने वोट दिया है वो मुंतखब होगा और उसके बाद जो है इनकी मज़ीद जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी होंगी। जी बहुत शुक्रिया इकराम राजा और इकरामुल्लाह जोइया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो सकरदू से एक नतीजा हमने आपके साथ शेयर किया था जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो कैंडिडेट हैं वो पहले नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार थे। एक और नतीजा जो आपके साथ हम इस वक्त शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर शमसुद्दीन आगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 64 वोटों के साथ और PMLN के मंजूर हुसैन ने 55 वोट्स हासिल किए हैं। GB 20 का ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा GNN की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे थे कि पोलिंग का वक्त अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। गिलगित की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर बहुत से वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सके, उसके बावजूद वहाँ पर वोटिंग का वक्त नहीं बढ़ाया गया।
अभी आप गिलगित बल्तिस्तान पर जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो देख सकेंगे। ओवर टू यू समीना। जी शुक्रिया अकबर आपका बहुत। और जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ ही हो चुका है, उसके बाद नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अभी आपने कुछ नताइज तो जीएनएन पर सबसे पहले देख ही लिए हैं। आगे भी जाहिर है जैसे जैसे नताइज आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन जी इम्पॉर्टेंट आज का दिन है हर लिहाज से, और जैसे कि हम इसके हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं और गेस्ट हमारे अपने ही हैं, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि और भी सियासी जमातों से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ले सकें, उनकी भी राय जान सकें। कायद साहब जैसे कि अब वक्त तो ख़त्म हो रहा है और अभी तक जो नताइज आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के लोग अभी फ़िलहाल जो 2-4 नताइज आए हैं उनमें आ गए, और जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ट्रेंड भी है कि जीत सकती है पीटीआई, जो सर्वेज भी बता रहे हैं। आपको लगता है ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गिलगित में भी उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो प्रेशर जो अपोजिशन जमातें पीडीएम के थ्रू बिल्ड कर रही थी उसमें थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, अपोजिशन तो जाएगी। अपोजिशन ऑलरेडी हैज़ गॉन दी होल हॉग, जितना आगे वो जा सकते थे और जहाँ तक वो गए हैं इससे आगे अब क्या है, तो वो तो सिलसिला और बयानिया उनका चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने यूँ लगता है किश्तियाँ जला के ही ये इसमें आए हैं। और अभी देखते हैं ये किस तरफ, मगर ये है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला लग रहा है। 10-10, 11-11 वोट ज़्यादा हैं जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। मुमकिन है ये लीड आगे जाके बढ़े या कम हो, लेकिन बाई एंड लार्ज यही रिज़ल्ट होगा जो पहले आता रहा है। और उसमें बड़ी फितरी बात है, लोग देखते हैं सेंटर की तरफ अपनी वेलफेयर के लिए, और फिर वैसे जो उनके हालात हैं वो तो आपको इमरान खान साहब बता ही चुके हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मुझे लगता है कि वही ऑर्डर बनेगा। पीटीआई मेरे ख्याल में लीड करती नज़र आती है वक्ती तौर पर, और उसके बाद देखते हैं नीचे वो 6-7 सीटों पर तो मुस्लिम लीग नून सारी इलेक्शन लड़ रही है। हाँ, उनके लेकिन वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी पैनल में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब। अच्छा, आप समझते हैं आज का दिन गुजरा पोलिंग के हिसाब से, इंतजामात के हिसाब से, और रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, एक तो बहुत ही खुश आइन बात है कि बड़े खामोशी से और पुरअमन तरीके से इलेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे यकीन है कि अभी अगर कुछ कैंडिडेट बाहर वोट कास्ट करने में रहते हैं तो वो भी अब अपने पूरे कर लेंगे, क्योंकि बाहर कोई नहीं रहने चाहिए। अगर 5 मिनट से ज़्यादा भी एक्सटेंड करना पड़े और तमाम लोग वोट कास्ट कर लें तो वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी है, लोग जोर से भी आए होंगे। लेकिन वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है जो अंदर हैं पोलिंग स्टेशन के वो करेंगे कास्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इसमें यह है कि देखिए, कैंपेन इस दफ़ा पहली दफ़ा बहुत कैंपेन चली है, जिसमें पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बहुत अच्छा एक जगह पर गए हैं, जाके किया है। और अहमियत इसलिए बढ़ गई तीनों पार्टियों की तरफ से कि तीनों का एक ही मंशूर था, अब हम इसको एक पूरा सूबा पाकिस्तान का बना देंगे। ये एंथुसियाज्म की वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आगे निकले हुए हैं। ज़ाहिर है उसके उनको बड़े नज़र आते हैं कि मसाइल हल हो जाए, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, उनका एक्सेस इस्लामाबाद में हो जाएगा और उनके मसाइल होने जाएंगे। अब बात यह है कि अगर ओवरऑल इलेक्शन की देखें तो मुझे जो लगता है, जो गैलप सर्वे भी है, बाकी भी सर्वे जो किए गए हैं, वो तो पीटीआई आगे है। और एक और वजह भी कि पीएमएलएन के 6 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि लास्ट विनर थे तकरीबन, और वो सारे के सारे पीटीआई में आ गए हैं। और 1 या 2 वो थे मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट, वो भी विनर थे, वो पीटीआई ले गई है। थर्ड, ये भी ट्रेंड होता है कि जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बना रही होती है वो उसको बेनिफिट होता है। अगर आपने लास्ट टाइम देखा हो, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन काफ़ी मेजॉरिटी से वो लोग जीते थे जी। सेकंड, उनका तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि पीटीआई होगी? अच्छा जी जी, कर लीजिए कंप्लीट। ठीक, आवाज बाउंस हो रही है पूरी ऑडियो में। अच्छा, थोड़ा सा शायद ऑडियो में डिले है, इस वजह से थोड़ा सा मसला। मैं अभी दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ इमरान आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ। हमारे कुछ सियासी रहनुमा ये भी कहते सुनाई देते हैं हमें कि जी अगर गिलगित को अलग सूबा प्रॉपर बना दिया गया जैसे बाकी सूबे हैं, तो इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। आप वहाँ पे ग्राउंड पर लोगों से मिल के आए हैं, उनकी कितनी अर्ज है कि उन्हें प्रॉपर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की तरह सूबा डिक्लेयर किया जाए? आप ग्राउंड रियलिटी क्या बताएंगे? वो तो कई दहाइयों से कह रहे हैं कि हमें वही स्टेटस दें जो आपने बाकी सूबों को दिए हैं, लेकिन वो ये मांग रहे हैं। कश्मीर कॉज का देखें, इसको जरा टेक्निकली आप समझें।
अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि आपने इस्तिस्वाब राय करवाना है। उसका मतलब ये है कि इस खित्ते के जो कश्मीर का पूरा एक नक्शा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जमा है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, लद्दाख के इलाके हैं, कारगिल का, ये सारा एरिया कश्मीर का जो राजा हरी सिंह था, ये उसकी वो मलकियत में जितना एरिया आता था उसको सारे को वो कश्मीर कहते हैं। इसके अंदर इस्तिस्वाब राय होगा, यानी वोटिंग होगी। लोग फैसला करेंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। यहाँ वोटिंग होनी है। अब अगर इसको आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना लेते हैं तो फिर क्या कानूनी तौर पे इस सूबे के लोग उस वोटिंग में हिस्सा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये एक प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन मैं आपको इसकी एक और चीज बताता हूँ। आपने 70 साल अक़वाम मुत्तहिदा का इंतजार किया और उन्होंने कश्मीर दे दिया आपको। कश्मीर आपको मिलेगा नहीं, इस्तिस्वाब राय होगा नहीं, वो आपको लेना पड़ेगा। कश्मीर वहां के लोगों को लेना पड़ेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा। भूल जाए इस बात को कि कोई इस्तिस्वाब राय होगा, आप भूल जाए इस बात को कि दुनिया बैठेगी और बैठ के फैसला करवाएगी। ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। दुनिया जब मुसीबत महसूस करेगी, उसकी शिद्दत और उसकी हीट महसूस करेगी, तो फिर शायद बीच में आए और आके कोई रास्ता निकाले। देखिए, लेकिन उस इंतजार में जो बाकी रीजन के लोग हैं उनको तरक्की से महरूम तो नहीं किया जा सकता। देखें, जब कराबाग को वापस लेना था आज़रबाईजान ने, तो उन्होंने लड़ाई करके लिया। ये तो है। उन्होंने लड़ाई करके लिया, लड़ाई वो करते गए, इलाके लेते गए। आखिरी दिन उन्होंने 71 गांव आजाद करवाए हैं एक दिन में। आखिरी दिन में 280 के करीब देहात उन्होंने आजाद करवा लिए थे। उसके बाद आर्मीनिया की पसली टूट गई, उसकी फौज ने कहा जी इनसे नहीं हम लड़ सकते, ये तो 20 साल लड़ाई की तैयारी करके आए हुए हैं, इनको तो एक एक एरिया का पता है, इनके हथियार हमारे मुताबिक है, इनकी ट्रेनिंग हमारे मुताबिक है, ये हमें सही टारगेट कर रहे हैं, लिहाजा उनकी फौज लड़ने के काबिल नहीं रही। उन्होंने रूस को बीच में डाला, तुर्की को डाला। अब एक चीज और बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में ना एक सर्वे और भी करवाया गया। वहां पे खाली ये सर्वे नहीं हुआ था कि आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त वोट डालना है, पॉपुलैरिटी एक सर्वे ये भी हुआ था कि अगर आज वफाकी हुकूमत के इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में तो उसमें आप किसको वोट डालेंगे। उसमें भी इमरान खान वहां पे ज्यादा पॉपुलर था। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक फैक्टर तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत है वफाक में, इस वजह से उसको वोट पड़ रहा है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि वहां का सबसे पॉपुलर लीडर भी इमरान खान है। मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी पता कितने परसेंट है? 3%। और आपको पता फजलुर रहमान की कितनी है? वो परसेंटेज में आई नहीं, बताएंगे। ठीक है, चलिए मुझे हारिस नवाज साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का प्रॉपर सूबा बनने से कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी बन सकती है, कश्मीर कॉज को कोई नुकसान पहुंच सकता है? कुछ लीडर्स हमारे इस बात को प्रोपेगेट करते हैं। देखिए, एक ही सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़ाहिर है इंडिया क्या कहते, देखें जी पाकिस्तान ने इसको सूबा बना लिया और हमने जो जम्मू के एरिया को ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा किया, 370 रिवोक किया है, हमने भी ये किया। लेकिन इज अ बिग डिफरेंस ये कि पाकिस्तान को एक और करना चाहिए कि अगर हम जब इसको सूबा बना रहे हैं वी शुड गो टू यूनाइटेड नेशन में जाके गए, जब तक कश्मीर में नई प्रॉब्लम होती है गिलगित बल्तिस्तान में आप आएँ, आप यहाँ पर आके प्लेबिसाइड करवा लें और बड़ा क्लियर पता चलेगा कि यहाँ के अवाम क्या चाहते हैं, किससे रहना चाहते हैं। ये भी एक ऑप्शन की जा सकती है कि हम इसको वर्कआउट करें। लेकिन कब हालात होते हैं, कितना 70 साल आगे हो जाते हैं, इनको हमने हर हालत में हमें अपना सूबा बनाना है। ये बनाने के लिए हमें सीपैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, हमें समझ आनी चाहिए कि ये एरिया सिक्योर हो जाएगा। और फिर लड़ाई कब होती है, हम अपने लोगों को क्यों इस बात से महरूम रखें कि जी वो इसकी प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो इवन यहाँ तक कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर, हम ये कहेंगे आज़ाद कश्मीर में भी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, आके अपनी निगरानी में आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में आपके इसको आपके देखें, कंडक्ट करें प्लेबिसाइड, और दे शुड ज्वाइन पाकिस्तान, ताकि हम इनको तो कम से कम अपने साथ करें और फिर एक और रह जाएगा डिस्प्यूटेड एरिया, उसको हम बाद में करते रहेंगे। बिल्कुल। भट्टी साहब, आपको लगता है कि कौमी सतह पर ये फैसला हो चुका है कि अब ये सूबा प्रॉपर बनेगा आईनी तौर पर भी, और कोई भी जमात बरसरे इक़्तिदार आए उसको ये काम करना ही होगा और इसके लिए बाकी जमातें भी उसका साथ देंगी? देखिए, सूबा तो उसको बनाना चाहिए, अगर सूबा नहीं बनता तो कम से कम बुनियादी सहूलतें ज़रूर देनी चाहिए। हर तीनों जमातों ने ऐलान किया सूबा बना, 2 जमातें उसमें इक़्तिदार में भी रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमें UNO की करारदातों की तरफ नहीं देखना। इमरान ने ठीक कहा है, मकबूजा कश्मीर कल भी जंग से मिलना था, आज भी जंग से मिलना है, आज ले लें, 6 महीने बाद ले लें, 2 सालों बाद ले लें, तो रह गया वादा गिलगित बल्तिस्तानी की कोई आईनी रुकावट नहीं है और UNO में हमारे लिए मुश्किलात नहीं होती। उनका अगर हक है तो सुबह यकीनन उनको मिलना चाहिए। पहले ही बलूचिस्तान में बहुत सारी महरूमी हैं, ऐसे इलाकों को अपने साथ मिलाना चाहिए और मेरा ख्याल है
कि मौजूदा हुकूमत कोई बेहतर फ़ैसला करेगी। आप जानती हैं कि जनूबी पंजाब को भी सूबा बनाने का फ़ैसला कर दिया गया था, ऐलानात कर दिए गए थे, ताहम वो असम्बली में मेजोरिटी ना होने की वजह से आज तक वो नहीं बन सका। लेकिन गिलगित बल्तिस्तानिया को मेरा ख्याल साथ रखना है, वरना भारत किसी भी वक्त कोई बड़ी शरारत कर सकता है। लेकिन भट्टी साहब, लोग तो ये भी कहते हैं ना, जो बाकी सूबे हैं वहाँ कौन सा आपने बड़ी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, जो एक उसको आईनी हैसियत मिल जाएगी तो कुछ बहुत आप कारनामा कर लेंगे। जिन्होंने काम करना है वो बगैर किसी कागज़ के भी कर लेते हैं। देखिए समीना, मेरी अपनी राय है, जो पिछले हुक्मरान रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन माफिया मुल्क पे छाया हुआ है पिछले 72 सालों से। कभी वो किस जमात के नाम से आ जाता है, कभी किस जमात से आ जाता है। लोगों की हालत कल से ज़्यादा आज अबतर है और कल मज़ीद होती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए तो आपको दयानतदार क़यादत चाहिए, मुहिब्बे वतन क़यादत चाहिए। जो जितना भी बजट है कम से कम वो तो आवाम तक लगाएं। इन हालात में जो कब्ज़ा माफिया है, जो कमीशन माफिया है, इनके होते हुए आप बजट जितना मर्जी रख लें, सूबे बना लें, शहर बना लें, लेकिन अगर 80-60% कमीशन में चले जाता है तो वो कैसे मुमकिन है कि आपके दूर दराज के इलाके तरक्की करें। आप गिलगित की एक इम्पोर्टेंस और भी है बड़ी साहब, मुझे मैं सिर्फ ऐड करूं, गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, वो जरा समझें आप। ये वाहिद ज़मीन का टुकड़ा है जिसके साथ आप चाइना के साथ ज़मीनी रास्ता हासिल करते हैं। सही। अगर गिलगित बल्तिस्तान नहीं तो फिर आप चाइना के साथ प्रैक्टिकली जाके किसी 4 पहियों वाली गाड़ी के ऊपर आप ना चाइना में दाखिल हो सकते हैं, ना वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर गिलगित बल्तिस्तान किसी तरह भारत के कब्जे में जाता, खुदा न खास्ता, या उनके पास होता, तो ये उनके पास वाहिद रास्ता होता अफगानिस्तान को अपने साथ लिंक करने के लिए और सेंट्रल एशिया के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। तो इसलिए भारत की ये दुखती रग है। भारत को ये पता है कि अगर ये खित्ता भारत के पास होता तो इस खित्ते में जो दिफाई नुक्ता नज़र से और मईशत के नुक्ता नज़र से भारत एक बहुत बड़ी बला बन जाता। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तोहफा दिया और वहाँ का हर बच्चा, बुजुर्ग, दिल से पाकिस्तान के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो हमसे ज्यादा जोरदार आवाज से लगाते हैं। वो पहाड़ गूंजते हैं दिन रात इससे। और इस चीज की रियलाइजेशन है हमारी सियासी झंडे बनाए हुए हैं पाकिस्तान के। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ इमरान, और आपसे मैं सवाल भी करना चाहती थी कि आपको याद होगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत, जिसमें पार्लिमानी लीडर्स के साथ ये सारी गुफ्तगू हुई थी इसी हवाले से। इसका मतलब है कि हमारी कौमी अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, ये रियलाइजेशन तो ये अभी तक हो जाना था। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि अगर ये अभी आप कर देंगे तो पीटीआई की जो हुकूमत है उसको ये क्रेडिट चला जाएगा। वहाँ के लोगों की पुरानी ख्वाहिश है, तो अगर ये क्रेडिट उनको मिल गया तो वो तो बिला मुकाबला इलेक्शन जीत जाएंगे। लिहाजा आप हमारी सियासत के लिए आप इसको अभी रोक दें, तो इमरान हमें हमारा इलेक्शन लड़ना। 2-3 सीटों में लड़के हुकूमत बनाना चाह रही है तो वो भी सुबह बना दे, तो कम से कम भाइयों को तो हुकूमत। ब्रिगेडियर साहब से मैं कमेंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा। जी ब्रिगेडियर साहब। जी सर। देखिए समीना, मैंने इस एरिया में बहुत सर्व किया। मैंने 2 साल सेशन पे ये 12 एनालिसिस के 2 निशाने अदर यूनिट कमांड किया। आई एम वेरी फेमिलियर। दे बहुत ही मोहब्बत वतन लोग हैं। सिर्फ हमें एक करना चाहिए, इसके इमीडिएटली बाद एक हम इसको रेजोल्यूशन पास करवा लें 2/3 मेजॉरिटी से और इसको आइन में चेंज करें। सेकंड ये कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को बुलाएं, अपना हम रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम पूरे पाके और वो क्लियर कराएं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है, मीडिया देखे और हम इसको करें। वी शुड नॉट डिलेट, जस्ट वी शुड गो। ये हमारे लिए CPEC के लिए, चाइना पाकिस्तान कनेक्टिविटी के लिए, इस पर वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ और 100% वोट पाकिस्तान की फेवर में पड़ेगा इसके लिए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमने इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि गिलगिती लोग कितने मुहब्बे वतन है पाकिस्तान से हैं, और यही वजह है कि वो उनकी अपनी डिमांड है कि इसको सूबा बना के पाकिस्तान में बाकायदा शामिल कर दिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ सियासी महाज की तरफ रुख करेंगे कि क्या होगा फिर ये अपोजिशन के PDM का, जब यहाँ से अगर शिकस्त होती है तो उसके बाद फिर जो इनकी मूवमेंट है वो किस तरफ जाएगी। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि अब इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है, कुछ नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हमें वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या आगे की हिकमत अमली अब प्लान कर चुके हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब, खुशामदीद कहती हूँ आपको ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो बताइए, अच्छे वैसे आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक, अच्छे इंतखाबात वहाँ पर हो गए पुरअमन तरीके से, और समझते हैं आप कि सब जमातें इसको खुशदिली से कबूल कर लेंगी या फिर एक नया कोई आपको लगता है कि पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है आप लोगों के अगेंस्ट? नहीं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस उसके साथ
मतलब मैं क्लैरिटी के साथ जिस तरह के हमें इंशाल्लाह अभी तो नताइज आएंगे तो उसके बाद इस पे बात हो सकती है, लेकिन जिस पुरअमन तरीके से हुए हैं और जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसे जिसे कहते हैं पोशीदा धमकियां दी थी कि अगर इलेक्शन उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो फसादात भी हो सकते हैं और इस किस्म की बातें हो सकती हैं। मुझे ये लगता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में एक तो बड़े मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अपने इलाके के मुस्तकबिल के बारे में हमेशा बड़ी मैच्योर डिसीजन लेते हैं। माजी में उनके पास दो चॉइसेस थी जिनमें कि उन्होंने दोनों को चांस दिया, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो जो पीपल्स पार्टी है वो तो एक किस्म की देखें अगर आप कि जिस तरह की उनकी टॉप लीडरशिप, मतलब है कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, मरियम नवाज डिफेक्टो मौरूसी लीडर हैं उनकी PMLN की, तो इस लेवल पे इन्होंने कैंपेन को चलाया, लेकिन अवाम मुझे नहीं लगता कि वो उनकी इस बयानिए से मुतासिर हुए हैं जो कि वो पूरे मुल्क में लेके चल रहे हैं और जो वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर था भी था तो उसमें एक अखलाकी जवाज नहीं बनता था, क्योंकि माजी में उनकी हुकूमतें रह चुकी हैं और जो भी वो अपने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के बारे में बातें कर रहे थे तो वो जाहिर है कि वोटर के जहन में तो आएगा कि आपकी जब हुकूमत थी तो आपने कुछ भी नहीं किया दोनों ने मिलकर। तो इस लिहाज से हमारी जो पोजीशन थी वो उस लिहाज से हमारी एक एडवांटेजेस पोजीशन है, क्योंकि एक तो जो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक उभर के आए हैं पूरे मुल्क में एक सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पे, तो PTI का टिकट होना और फिर अवाम ने जिस तरह से सपोर्ट किया है तो उसे तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें कि अमन व अमान को खराब किया जाए। अब देखिए अभी तक तो इलेक्शन ठीक हुआ है। शिबली फराज साहब, इमरान खान बात कर रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक्चुअली रिजल्ट का लोगों को आइडिया है, सर्वेज पहले भी आ चुके हैं, मैं खुद GB में रहकर आया हूँ, लोगों से इन्फॉर्मेशन हम लगातार ले रहे हैं। ट्रेंड यही है कि PTI फिर पीपल्स पार्टी और फिर आज़ाद उम्मीदवार और फिर एंड में PMLN, इस किस्म का कोई रिजल्ट बन रहा है। मैं और ये चेंज भी हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, अभी आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, ये तो आप भी नहीं कह सकते कंफर्म, तो ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों का एक बड़ा अहम मुतालबा सूबे का है और आप वो करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पॉलिटिकल पार्टी से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था इंतखाबात के बाद, इंतखाबात से पहले ये होगा तो PTI को पॉलिटिकल फ़ायदा होगा और वो इंतखाब जीत जाएंगे। अब इंतखाबात के बाद कब तक और उसका लाया अमल क्या होगा आपका, कब तक आप उस पर ब्रीफिंग देंगे, तरीक़ाकार क्या बनाएंगे और कब तक इसको करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि फ़ौरन उनको सूबे का स्टेटस मिले। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान, और पहली बात तो ये मैं इसे थोड़ा सा आपके इस तजिए से थोड़ा सा डिफर करूंगा। आप नहीं तो अक्सर चैनल्स पे मीडिया में हमने यही देखा कि जिसमें कि ये बातें की जा रही थी कि ये इलेक्शन में PTI को जो है तो वो कामयाबी हासिल नहीं होगी, और कोई कह रहा था कि पीपल्स पार्टी को ये हुकूमत मिल जाएगी, और उन्होंने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से बात भी हुई है और ये आम तौर पे ये बात की जा रही थी, और ये पीपल्स पार्टी खुद ये बयानिया लेके चल रही थी कि हमें तो वहां से इशारा मिला है कि हमारी हुकूमत होगी। देखिए ये इससे साफ जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा और PML नून ने एक ऐसी मुतजाद बातें की हैं जो उनकी एक पॉलिटिकल या उनकी जो एक सेल्फिशनेस है, या उन्होंने हकायक को तोड़ मरोड़ के वो पेश करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की है। तो एक तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि ये रिजल्ट्स तो अभी आने हैं, और रिजल्ट जब आएंगे हमारा गुमान ये है कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जो है तो वो जीतेगी, जाहिर है, क्योंकि मैं PTI का हूँ और मैं तो ये तवक्को करूंगा कि मेरी पार्टी जीतेगी। जहाँ तक सूबे की बात है तो ये एक बहुत ही अहम और एक बड़ा जायज़ डिमांड है वहाँ के लोगों की। इसका कुछ तारीखी पस मंज़र भी है, और हम ये समझते हैं कि हम सारी पार्टीज को लेकर इस फैसले पे हम अमल दरामद जल्द अज जल्द कराएंगे। एक दफा ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसमें सबका कंसेंसस लेने की बात की, क्योंकि ये बड़ा शिकवा रहता है PTI से कि आप लोग सबको साथ नहीं लेके चलते। लेकिन शिबली फराज साहब, आपको क्या लग रहा है, आप अकेले गवर्नमेंट बना सकेंगे
ये आपको लगता है कि अगर किसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जैसे पीपल्स पार्टी अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आती है सामने, तो आप उनके साथ बैठने के लिए वहां पर तैयार होंगे कोएलिशन गवर्नमेंट में? देखिए, कोalition गवर्नमेंट तो जिस तरह हम तो इंशाल्लाह पहले हमारे ये गुमान है कि हम इलेक्शन अपने इंडिपेंडेंटली हम हुकूमत बना सकेंगे। नहीं हुआ तो जो जाहिर है कि जो सेकंड जिसमें देखना ये होगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफी सामने आ सकते हैं। उनके साथ मिलके वो हमारी एक और पार्टी है जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है MWM, तो उनके साथ मिलके हम बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो तीसरी या चौथी पार्टी आएगी उसके साथ कोई ऐसी हमारी वो हो सकेगी। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद, और उन्होंने अपना ख्याल जाहिर कर दिया कि जी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही हुकूमत बना सकेगी या शायद कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उन्हें साथ दे दें, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी या PMLN से हाथ उन्हें ना मिलाना पड़े। लेकिन सईद काजी साहब, आपको लगता है कि ये सियासी जमातें हमेशा ही हम ये देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस भी लेती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आती है तो फिर वही जिनको चोर डाकू कहा होता है उनके साथ बैठ भी जाते हैं, तो ये शराकत इक़्तिदार हो जाएगा? इनके बयानी में होता है ना, हमारे कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, हमारे कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते। तो बेसिकली ये मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया था कि जमहूरियत का मुझे नहीं, मुझे लगता है दिस इज द अगलीनेस ऑफ जमहूरियत। ये जमहूरियत की बदसूरती है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे कोई नज़रियात नहीं होते, हमारे मफादात होते हैं। हम अपने मफादात के तहत जब चाहें, मैं इमरान खान साहब से हाथ मिला लूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं जब चाहूँ इनसे दूरी कर लूँ। तो चूँकि हमारे लेकिन टेक्टिकली रिट्रीट्स करती हैं बड़ी बड़ी नजरियाती पार्टियाँ, टेक्टिकली रिट्रीट्स भी करती हैं, आगे भी जाती हैं, मगर यहाँ वो मामला नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, मफाद ऐसा हो नहीं सकता। अब मफादात देखिए ना सर, अगर सीटें आधी आधी भी जीत जाएं पीपल्स पार्टी और PTI या 10-10 8-8 भी जीत जाएं, तो दोनों किसी और के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगी। आपस में मिलने की इनको जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अगर पढ़ भी जाए तो हार भी नहीं होता है। ये ग्राउंड पे मुमकिन ही नहीं है ना। अब कश्मीर में जो है वो गवर्नमेंट के साथ थी जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ, इधर जनाब उनकी वो अपोजिशन कर रही। तो ये होता है, और ये इसलिए होता है कि आपका जब मतमे नज़र सिर्फ इक़्तिदार हो, वजारतें हों, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचना हो, और मुझे ये अब बताने की ज़रूरत नहीं रही कि इक़्तिदार में पहुंचने की वजह क्या है। और ये नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी मिसालें इस तरह की दी। हाँ, किसी सूबे में वो अपोजिशन में, तो हर जगह ही होती है। अच्छा, फिर ये शुरू कैसे हुआ था? शुरू ये हुआ था कि जब पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी के तौर पर सामने आई, तो जब भी हमने कहना कि यार देखो तुम अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, ओहो हम तो कोलिशन में हैं, कोलिशन पार्टनर्स हमारे साथ हैं, उनकी जरूरत होती है ताकि वो मंशूर पे अमल ना कर सके, किसी पे बोझ तो डाल सके। मतलब किसी को भाई हमने कहा यार आप तो कहते थे आप जो है गरीब की बात करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे, आप तो ये PTCL बेच दिया आपने। वो कहते नहीं देखे ना। मुझे एक वाकया याद आ गया सर, छोटा सा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फतवा लगा दिया कि औरत मुल्क के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती, और ये अखबारात में छपा, हर तरफ मौलाना साहब ने इसकी बड़ी। फिर मैंने एक तस्वीर देखी बहुत पुरानी निकाल के, मौलाना साहब जमीन पे बैठे हुए हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सोफे पे बैठी हुई हैं अपनी वालदा के साथ। मौलाना साहब जमीन पे बैठे हुए हैं और क्या लेके उठे हैं पता आपको? अफगानिस्तान में डीजल के परमिट और साथ जो फॉरेन कमेटी थी उसकी चेयरमैनशिप। तो कुछ भी हो सकता है। मुझे और फिर औरत की हुक्मरानी भी जायज हो गई। चले एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी सियासत किनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो हम भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होते हैं या नहीं। मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। आप भी रिजल्ट्स देखना चाहते हैं और हम बिल्कुल आपको GNN के तवस्सुत से रिजल्ट्स फौरी पहुंचाते चले जाएंगे। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में, उनसे ज़रूर मैं ये जानना चाहूँगी। हारिस नवाज साहब, शिबली फराज साहब की भी आपने गुफ्तगू देखी, और जो भी पार्टी जमात आती है इक़्तिदार में, चाहे वो PTI ही आए, आपके ख्याल से क्या उसकी तरजीहात होनी चाहिए? फौरी तौर पर कौन से स्टेप्स हैं जो उसको लेने की ज़रूरत है गिलगित? देखें, सब पहले तो एक बात समीना ये देखें कि जब पीपल्स पार्टी ने 2009 में इलेक्शन लड़ा था, गिलगित बल्तिस्तान का दे गॉट 14 सीट्स और PMLN ने 5 सीटें ली थी। जब 2014 में जाके इलेक्शन हुआ तो इन्होंने PMLN ने 14 सीट ली या 15 ली और बाद में 2 ली पीपल्स पार्टी में। अगर इसका मतलब है कि वो उन्होंने बड़ी इजीली अपनी पूरी हुकूमत बना दी। वाई PTI की 11-12 असेसमेंट की जा रही हैं, वाई नॉट 15, 16, 17 सीटें, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट तो आपको पता है हुंजा में 98% है, गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। दैट मीन्स कि PTI ने इतनी अच्छी वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं की
वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं की, एक्स्ट्रा वहाँ पर वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो थोड़े से इस वक्त इनका वोट कास्टिंग कम हो रही है। जाहिर है कि ये कैंपेन का भी फ़र्क पड़ा है कि जहाँ जिससे कि बुला भुट्टो जरदारी वहाँ पर रहे, एक एक जगह पर गए हैं, फिर तो इससे फ़र्क पड़ा है। आई थिंक ये इनको पहले सोचना चाहिए था, 1-1.5 महीना अगर पहले आ जाते तो ये ना किसी की ज़रूरत पड़ती, ये हुकूमत बनाते और 2/3 मेजॉरिटी भी ले जाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी इनकी प्रायोरिटी ये है, जो ज़िंदगी में इनको क्रेडिट रहेगा, वो ये है कि जो ही इलेक्शन होते हैं ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, दे शुड टेबल अ बिल इन असम्बली के अंदर ये आइन को चेंज करने के लिए, उस पर ये अमेंडमेंट लाने के लिए, ताकि इसको अपना सूबा बनाया जाए। और कोई तीनों पार्टियां इसको इनकार नहीं कर सकती। जो पार्टी इनकार करेगी उसका हमेशा के लिए गिलगित बल्तिस्तान में वो पार्टी का होल्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि अब ये देखना है कि इलेक्शन रिजल्ट क्या आते हैं। ज़ाहिर है कि इंडिपेंडेंट जो है वो जो भी पार्टी जीतेगी फेडरल में होगी उस पर चले जाएंगे। फिर एक इनकी जो दूसरी पार्टी है MWM, जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, वो भी ज़ाहिर है छोटी 2-3 सीटें लेंगी, वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन ओवरऑल इमीडिएटली दिखाने की बात यह कि PTI कितनी जल्दी इसको अमल करती है, जाके दिखाती है, और इससे आइंदा के लिए इनके सियासत बल्दिस्तान के एरिया में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, और हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि जो भी जमात हो, हम बल्कि सियासी जमातें इसमें मिल के हिस्सा लें और कोई सियासत ना इस पे करे। कम से कम कौमी मफाद के इस तरह के जो मामलात हैं उनमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ना ही हम अपनी जो मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं। राजन, अभी फिलहाल इस सेगमेंट से तो हमें इजाज़त दीजिए। GNN पर स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम मेहमानों का जो इस सेगमेंट में हमारे साथ शरीक रहे, बहुत शुक्रिया। आप एक छोटे से ब्रेक के बाद हेडलाइंस भी देख सकेंगे, रिजल्ट्स भी देख सकेंगे, और स्पेशल जो तज्ज़िये तबसरों का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो GNN के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।